नहीं भाई, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, अब इससे आगे चलेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम आ रही हैं इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मजीद बात करेंगे। तो इसमें when infrared radiation pass through the organic compound, some of the frequency are absorbed appear as absorption band। तो ये बात आपके इल्म में है पहले से ही कि जब कोई रेडिएशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास होती हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे देखें, यूवी विजिबल में हम वेवलेंथ का वर्ड बार बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बार बार फ्रीक्वेंसी का वर्ड बोलेंगे वेवलेंथ की बजाय। फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं जबकि ऊपर तो वेव नंबर था, तो वेव नंबर कहना चाहिए। तो बेसिकली हम वेव नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कन्वेंशनली ये यानी कि ये रवायत बनी हुई है कि वेव लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी का वर्ड हम बोल रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैं बोलूँ तो इसका मतलब है वेव नंबर कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें, एक ही बात है। क्योंकि वेव नंबर न्यू बार होते हैं ना, अगर बार ना हो तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो आमतौर पर हम वेव नंबर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसीज कन्वेंशनली ट्रेडिशनली ये बोलते रहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो आईआर में फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज किया जाता है रेडिएशन की मेजरमेंट के लिए। तो अपीयर एज एब्जॉर्प्शन बैंड, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एब्जॉर्प्शन बैंड की शक्ल में अपीयर होगा। वाइल अदर फ्रीक्वेंसीज डू नॉट इंटरेक्ट, तो जो उसने एब्जॉर्ब कर ली है वो तो हमें स्पेक्ट्रम में नजर आएंगी, जबकि दूसरी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कंपाउंड इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और वो क्या होंगी, ट्रांसमिटेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब हुए बगैर गुजर जाएंगी। ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज आर एब्जॉर्ब विच मैच दी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। ये बात मैंने पहले आपको बताई है कि वही फ्रीक्वेंसीज आई आर रेडिएशन की एब्जॉर्ब होंगी जो मैच करेंगी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस के साथ। इसी वजह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ये बात मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये इंट्रोडक्शन में ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी जो हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है एब्जॉर्बेंस या परसेंट ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस का या ट्रांसमिटेंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं एज ऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस पर, और वेवलेंथ, वेव नंबर, ये चीजें एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और इससे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो वेव लेंथ या वेव नंबर कुछ भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि हमने वेव नंबर डिस्कस करना है, वेव नंबर यूज करना है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन द स्पेक्ट्रम एक्सप्रेस्ड आइदर बाय वेवलेंथ इन द यूनिट्स ऑफ माइक्रोमीटर, वेवलेंथ भी यूज कर सकते हैं माइक्रोमीटर में, या वेव नंबर, दोज यूनिट इज रेसिप्रोकल टू सेंटीमीटर। वेव नंबर की यूनिट होती है रेसिप्रोकल टू सेंटीमीटर। इन द अर्लियर लिटरेचर माइक्रोमीटर वाज कॉल्ड द माइक्रोन, सम स्पेक्ट्रा बोथ वेवलेंथ एंड वेव नंबर यूनिट्स। और कुछ स्पेक्ट्रा में पहले अर्लियर लिटरेचर यानी कि पुराने लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें वेव नंबर भी यूज किया जाता था और वेवलेंथ भी। although the position of absorption band in IR spectrum is expressed in the wave number, लेकिन IR में हम वेव नंबर ही यूज करेंगे। इट इज कॉमन प्रैक्टिस, देखें वही बात आ गई, बेसिकली हम वेव नंबर यूज करेंगे, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है कि हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड वेव नंबर की जगह पे बोल रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का वर्ड हम किसकी जगह पे बोल रहे होते हैं, वेव नंबर की जगह पे। तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कितनी तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कहता है complex infrared spectrum consisting of the array of absorption band, however unlikely they are two compound except enantiomer give exactly same infrared spectrum। अगर enantiomers होंगे तो उनका infrared spectrum एक जैसा आएगा। बेसिकली देखें, यूवी विजिबल का पर्पस मैंने बताया था अनसैचुरेशन एंड कॉन्जुगेशन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और आईआर का स्पेशली पर्पस ये है, ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा, फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन बताएगा। बेसिकली इसने बाड की वाइब्रेशंस बतानी है ना, तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर बाड्स होते हैं। इसके अलावा भी जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बाकी ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसके बारे में भी बताएगा, लेकिन बाड्स को डिटेक्ट करके। तो बाड्स तो एनेंशियोमर्स अगर किसी कंपाउंड के हों तो एनेंशियोमर तो एक जैसे होते हैं, तो इसलिए एनेंशियोमर्स जो हैं उनका सेम
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा, तो एनेंशियोमर्स को आइडेंटिफाई करना आईआर की मदद से थोड़ा सा मुश्किल है। A peak by peak correlation is therefore excellent evidence for the identity of two samples. तो कहते हैं हम डिफरेंट कंपाउंड्स की जो आईआर स्पेक्ट्रम होगा उसको पीक बाय पीक स्टडी करेंगे, यानी कि वो स्पेक्ट्रम आगे आप देखेंगे तो उनके रिलेशन से, पीक बाय पीक रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल है या इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। बहरहाल ये इंट्रोडक्शन था, आगे आप इसको रीड कर लें, मैंने जरूरी बातें बता दी हैं। अब आ जाते हैं वाइब्रेशनल मोड्स। कितनी तरह की वाइब्रेशंस हो सकती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर? तो कहते हैं मॉलिक्यूल हैज लार्ज वैरायटी ऑफ द वाइब्रेशंस, some of these vibrations to a good approximation as associated with the vibration of individual bond and functional groups are called the fundamental vibrations। तो बुनियादी जो वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं तो इन्हें फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहते हैं, जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल बॉन्ड से होता है या फंक्शनल ग्रुप से होता है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी बॉन्ड है, और फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें CH बॉन्ड्स होते हैं, उनके बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड कर सकते हैं। while other must be considered as vibration of molecule as a whole। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो होंगी ना, फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अलावा जो वाइब्रेशंस होंगी वो असिस्ट करेंगी हमें मजीद एनालिसिस करने के लिए, इस कंपाउंड ये जांचने के लिए कि ये कौन सा कंपाउंड है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि फंक्शनल ग्रुप की जो अप्रोक्सीमेशन है वो आईआर की मदद से हमें पता चलेगी। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो कहता है जो बॉन्ड्स वाइब्रेट करेंगे, चाहे फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड हो या दूसरे बॉन्ड्स हो, उसमें दो तरह की वाइब्रेशंस पाई जाती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस को हम डिफॉर्मेशंस भी कहते हैं। नीचे वाइब्रेशंस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, ये आपको दो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नजर आ रही हैं। इसमें मॉलिक्यूल स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करने का क्या मतलब है? मसलन ये बॉन्ड है, ये मूव ऐसे कर रहा है, इसका ये वाला बॉन्ड CH बॉन्ड ये वाला, ये स्ट्रेच कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रेच कर रहा है, और ये भी ऐसे ऊपर नीचे स्ट्रेच कर रहा है। और इनकी स्ट्रेचिंग इस तरह से है कि दोनों एक वक्त में सेम साइड पे, ये इधर स्ट्रेच कर रहा है, ये भी इधर करेगा। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ करेगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और ये दूसरा एसिमेट्रिक होगा, मसलन ये अगर बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा है तो ये अंदर की तरफ स्ट्रेच करेगा, इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस थी। इसके बाद आ जाते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस पर, और वो चार तरह की हैं। मैं चार्जिंग पे तो लगा लूँ ना, उन्होंने चार्जिंग पे रखिए यार, थोड़ी देर तक रहेंगे, सर कह रहे हैं चार्जिंग पे लगा देते हैं, थोड़ी देर तक रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशंस की। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस, तो बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरह की है? चार तरह की बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं। नंबर वन है रॉकिंग। रॉकिंग में देखें बांड स्ट्रेच नहीं होगा, लंबा या छोटा नहीं होगा। ऊपर वाले में बांड स्ट्रेच कर रहा था, साइज में छोटा और बड़ा हो रहा था। बेंडिंग में क्या होगा? एक साइड पे बेंड होगा, जैसे ये बांड है, ये इस तरफ ऐसे मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, और ये भी इसी तरफ मुड़ रहा है। इसको हम कहते हैं रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। तो ये रॉकिंग कर रहे हैं, यानी एक साइड पे, ये आपको मेरी फोटो नजर आ रही होगी, ऐसे एक साइड पे इधर गिर रहा है, फिर इधर गिर जाता है, फिर इधर गिरता है, फिर इधर गिर जाता है। दिस इज रॉकिंग। और दूसरी किस्म है सिजरिंग। सिजरिंग कैंची की तरह, जैसे कैंची एक वक्त में दोनों साइडें उसकी ऐसे मिलती हैं फिर खुलती हैं, फिर मिलती हैं फिर खुलती हैं, दिस इज सिजरिंग। ये भी बेंडिंग वाइब्रेशन है, इसमें बांड बेंड हो रहा है, बांड स्ट्रेच नहीं हो रहा। फिर आ जाती है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या होती है? ये देखें, एक एच के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, एक एच के ऊपर नेगेटिव का साइन है। मतलब एक एच अंदर की तरफ जा रहा है, एक एच बाहर की तरफ जा रहा है। ये मुझे मेरे हाथों को देखिए, एक ऐसे बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ।
नजर आ रहा होगा, फिर एक ऐसे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। और आखिरी है वैगिंग। दोनों एक वक्त में ऐसे बाहर की तरफ जाएं, ये नजर आ रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएं, ऐसे अंदर की तरफ जाएं, ऐसे बाहर की तरफ जाएं, ऐसे अंदर की तरफ जाएं। दिस इज वैगिंग। इस तरह की बेंडिंग अगर बांड के अंदर हो तो इसे वैगिंग कहते हैं। तो चार तरह की ये बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, दो तरह की सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देके उसने बताया कि इसमें कितनी तरह की वाइब्रेशन इस बॉन्ड में हो सकती हैं। तो वाटर की बात कर रहे हैं तो कहते हैं इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है OH बॉन्ड में, एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है, सिदरिंग हो सकती है। ठीक है, आगे जो मैंने बॉन्ड्स बताए हैं वो सारे इसमें, सिदरिंग भी हो सकती है, वैगिंग भी हो सकती है, रॉकिंग भी हो सकती है, ट्विस्टिंग भी हो सकती है। ऐसे ही C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस शो कर रहे हैं। ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ये एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिजरिंग में क्या है, अगर एक बाहर की तरफ बांड आ रहा है, दो अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये कैंची की तरह है। और ये भी सिजरिंग को इस तरह से भी दिखाया गया है कि ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तरह कैंची की तरह मूव कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन रूल क्या है। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल। अच्छा जी, सिलेक्शन रूल कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी फंडामेंटल वाइब्रेशन रिजल्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस। कहता है ये जरूरी नहीं है कि हर तरह की जो वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। सिलेक्शन रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ओनली दोज वाइब्रेशंस which cause the dipole moment to fluctuate, thus produce the fluctuating electric field, will interact the fluctuating electric field of the electromagnetic radiations, having matching the frequency to get its energy transferred, and hence will cause the absorption. This कहता है such vibrations are said to be infrared active vibrations, और दूसरी जो होंगी जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी उन्हें कहेंगे इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशंस। तो ये क्या बात कह रहा है, कहते हैं सिर्फ वो वाइब्रेशंस जिनका, देखें बांड का डाइपोल मूवमेंट होता है, हर बांड का एक डाइपोल मूवमेंट होता है, सिर्फ वो वाले बांड्स जिनका डाइपोल मूवमेंट चेंज हो सकता है, और डाइपोल मूवमेंट चेंज होने से उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखें दो, एक बॉन्ड होता है, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहते हैं ऐसा बॉन्ड जिसका डाइपोल मूवमेंट फ्लक्चुएट करेगा और इस वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, वो इंटरेक्ट करेगा फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। यानी कि वो बॉन्ड जिसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज होने के इम्कानात हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ऐसी वाइब्रेशन को, यानी कि बांड के अंदर पाई जाने वाली ऐसी वाइब्रेशन को इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन कहते हैं। यानी जिसका डाइपोल मोमेंट फ्लक्चुएट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने के बाद, और इस तरह से डाइपोल मोमेंट फ्लक्चुएट करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशंस हैं उन्होंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की हैं तो वाइब्रेशनल मोड चेंज हो गया है, वाइब्रेशन एनहांस हो गई हैं, जिसकी वजह से उसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो गया है। और देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर्स हैं उसके दरमियान डिस्टेंस। जब कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब की है, उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज कर गई है, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रही है, दूर हो गया ना मॉलिक्यूल, ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए हैं।
तो जब आर चेंज हुआ है तो उसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने के बाद अगर किसी बाड का आर चेंज हुआ, डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, तो ऐसी वाइब्रेशंस इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस कहलाएंगी। वाइब्रेशंस का मतलब है, मैं बाड की बात कर रहा हूं कि किसी बाड के अंदर जो वाइब्रेशंस पाई जा रही हैं, तो ऐसी वाइब्रेशंस जो हैं आई आर एब्जॉर्ब करेंगी जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे चलते हैं। आगे जो बातें हैं वो फिर एडवांस लेवल की हो जाती हैं मेरा ख्याल है। कम्बिनेशन डिफरेंस बैंड वगैरह, फर्स्ट और सेकंड डबल टून, ये आपको जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, पर्पस क्या है आईआर का, इसमें क्या चीज़ हम स्टडी करेंगे, वाइब्रेशंस कितनी तरह की है, आईआर हमें क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो आगे ये देखें, ये बॉन्ड्स का उसने जिक्र किया है, सी एच बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड, एन एच बॉन्ड, इसकी वाइब्रेशंस कितनी होती हैं, 3700 से लेकर 2500 पर सेंटीमीटर तक होती हैं। सी बॉन्ड, सी एन बॉन्ड, इनकी 2300 से 2100 तक होती हैं। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनकी वाइब्रेशन 1900 से 1600 तक होती हैं। फिर सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड एन, इनकी 1300 से 800 पर सेंटीमीटर के दरमियान वाइब्रेशंस पॉसिबल होती हैं। आगे वाइब्रेशंस बड़ी डिटेल के अंदर फिर चली जाती हैं, इसमें वाइब्रेशंस क्यों चेंज हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज होती हैं, ये सारी चीज़ें फिर आगे आती हैं। लेकिन आपको ये नहीं मैं बता रहा, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आईआर के अंदर आती है। इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने रहना था, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं जी इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में और आईआर की इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो आप ये दोनों डायग्राम सामने रख के डिफरेंस देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा रोटेट करूंगा ताकि रोटेट करके आपको सही नजर आए, रोटेशन नहीं हो रही। वाई इट इज नॉट रोटेटिंग, रोटेट वाई। बुक दोबारा ओपन करता हूँ क्योंकि रोटेट का ऑप्शन नहीं दे रहा अभी। रोटेट पेज डिलीट इंसर्ट एक्सेप्ट फ्री 7 डे ट्रायल कह रहा था वो, ट्राई की हो गया था पहले तो रोटेट कर रहा था। चलिए कोई ऑप्शन। लेकिन जी ये आपको नजर आ रहा होगा
यहाँ से हम इसी शक्ल में देख लेते हैं, आपके पास बुक प्रेजेंट है तो ये देखिए, इसमें ये डिफरेंस है कि सबसे पहले ये सोर्स है, आईआर रेडिएशन का सोर्स है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आईआर रेडिएशन के लिए कौन सा सोर्स यूज होता है। इस सोर्स से दो बीम्स हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं और दोनों बीम्स को लेंस की मदद से रिफ्लेक्ट किया गया है। ये एक रेफरेंस बीम है जो किसी भी सैंपल से पास नहीं हो रही, डायरेक्ट आ रही है, दिस इज रेफरेंस बीम। और एक यहाँ पे बीम आ रही है जो सैंपल में से पास होगी, यानी कि हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका फंक्शन को फाइंड करना चाहते हैं, तो ये सेल के अंदर, सेल या क्यूवेट के अंदर हमने उसका सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। सोल्यूशन किस शक्ल में बनाएंगे वो भी देखेंगे, हम केवीआर डिस्क बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या कंपाउंड यूज करते हैं। तो ये सैंपल में से गुजरेगी एक बीम और एक बीम गुजरेगी रेफरेंस के तौर पर। वो किसी भी सॉल्यूशन में से पास नहीं होगी, वो बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है और एक सैंपल में से पास हो रही है। ये जो रेफरेंस बीम है इसके आगे एक ऑप्टिकल वेज लगा हुआ है। ऑप्टिकल वेज का ताल्लुक जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ है। तो ऑप्टिकल नल मेथड यूज करें, मैंने आपको बताया था कि यूवी विजिबल में रिकॉर्डिंग के लिए रेशो रिकॉर्डिंग मेथड यूज होता है और आईआर में रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्टिकल नल मेथड यूज होता है। यानी कि रेफरेंस से आने वाली जो बीम होती है उसको हम किसी भी सॉल्यूशन में से पास नहीं कर रहे, वो प्योर बीम आ रही है आईआर रेडिएशंस की। सैंपल में से बीम गुजर के आई, यहाँ पे हमने ऑप्टिकल चॉपर लगाया है और यहां से बीम आई गुजर के सीधा इस लेंस पे टकराई और ऑप्टिकल चॉपर के पास गई। अभी इसके रास्ते में ऑप्टिकल वेज नहीं आ रहा। अभी ऑप्टिकल वेज जो होता है ना, ये ऊपर होता है। ये बीम इधर से आई, इधर से ये प्योर बीम आ रही है जिसे रेफरेंस बीम कह रहे हैं, और इधर से सैंपल बीम आ रही है। सैंपल बीम की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि इसको पीछे रेडिएशंस, इसकी कुछ रेडिएशंस जो हैं वो सैंपल में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं और इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ऑप्टिकल चापर दोनों रेडिएशंस को अल्टरनेटिवली थ्रो करेगा आगे मोनोक्रोमेटर में। अब देखें इसमें मोनोक्रोमेटर की तरतीब और तरह से है। मोनोक्रोमेटर इधर आगे जाके लगा हुआ है सैंपल में से पास होने के बाद। यूवी विजिबल में पहले मोनोक्रोमेटर था, फिर आगे सैंपल बाद में आता था। तो ऑप्टिकल वेज इन आईआर रेडिएशंस को जो सैंपल से गुजर के आई हैं और एक रेफरेंस बीम प्योर बीम आ रही है, इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली मोनोक्रोमेटर में भेजेगा। मोनोक्रोमेटर इन रेडिएशंस को, जाहिर है पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशंस आ रही हैं तो उन्हें मोनोक्रोमेटिक में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा डिटेक्टर में। डिटेक्टर इसको एम्पलीफायर की तरफ सेंड कर देगा। डिटेक्टर क्या यूज होते हैं ये हमने यूवी विजिबल में पढ़ा था, फोटो ट्यूब्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हम इस्तेमाल करते हैं डिटेक्टर के लिए। एम्पलीफायर फिर इसको इस इन सिग्नल्स को, ये सिग्नल्स क्या हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, इन सिग्नल्स को वो एक सर्वो मोटर को सेंड करेगा। सर्वो मोटर के साथ ही ऑप्टिकल वेज लगा हुआ है। ऑप्टिकल वेज क्या करेगा, सर्वो मोटर क्या करेगी, ऑप्टिकल वेज को इस रेडिएशन के रास्ते में भेजेगी और रेफरेंस बीम के रास्ते को रोकेगी। ये कैसे फंक्शन करेगी इंशाल्लाह डिटेल के अंदर मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको इसके पार्ट्स के अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सर्वो मोटर के नीचे ऑप्टिकल वेज लगा हुआ है, ऑप्टिकल वेज के साथ ये रिकॉर्डर है जो इसका स्पेक्ट्रम या इसका ग्राफ रिकॉर्ड करेगा। ये बीम्स की शक्ल में या पीक्स इन्हें कहते हैं, ये पीक्स की शक्ल में ये ग्राफ हमें नजर आएगा और हर पीक के नीचे रीडिंग लिखी होती है कि ये इतनी वेवलेंथ पे ये पीक आई है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये फलां फंक्शनल ग्रुप है। ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन की डिटेल हम बारी बारी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इसमें। सोर्स क्या है, ऑप्टिकल वेज क्या कर रहा है, ऑप्टिकल चॉपर क्या कर रहा है, तो सारी चीजें देखते हैं। तो ये है जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आईआर की इंस्ट्रूमेंटेशन में पहली बात तो ये है, कहते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच डिफर इन द मैनर इन विच इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड। यानी कि दो तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज होते हैं।
In first type, which is being used for the long time, the infrared light is dispersed by the means of the diffraction grating. आपने अभी डायग्राम में देखा था, आप फिर एक दफा देख लें। डायग्राम में देखें, सोर्स को दो बीम में डिफ्रैक्ट किया जा, दो बीम्स में डिवाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और प्रिज्म। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से बीम को डिस्पर्स किया जाता है टू बीम्स में। ठीक है, डिस्पर्स बाय द मींस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टू सेपरेट इनटू द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से ये समझ फिल्टर है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ए फिल्टर जो कि रेडिएशंस को इंडिविजुअल आईआर फ्रीक्वेंसी के लिए फिल्टर करेगी। इंफ्रारेड लाइट को हम पास करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, जो कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी यानी कि एक नैरो रेंज नैरो फ्रीक्वेंसी के अंदर रेडिएशंस को फिल्टर करके आगे भेजेगा। एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड बाय स्कैनिंग ओवर द वेवलेंथ रेंज इन द इंफ्रारेड रीजन। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक वेवलेंथ रेंज में आएगा। जाहिर है जो भी स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते हैं उसमें वेवलेंथ की एक रेंज होती है, सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं होती, एक वेवलेंथ की रेंज होती है। जैसे शुरू में मैंने बताया 2.5 माइक्रोमीटर से 16 माइक्रोमीटर तक हम स्टडी करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर में। कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको हम डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। और सेकंड टाइप में क्या होता है, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी ये डिस्कवर किया गया था, द होल रेंज ऑफ इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड। इसमें इंफ्रारेड लाइट जो है उसकी पूरी रेंज यूज की जा सकती है। ऊपर वाले में रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग यूज करके एक नैरो रेंज यूज करते हैं, और इसमें हम पूरी रेंज जो है इंफ्रारेड लाइट की यूज कर सकते हैं और इंटरफेरोग्राम प्रोड्यूस करेंगे, which is then Fourier transformed to obtain the infrared spectrum. Fourier transform बेसिकली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का एक पार्ट है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो इस वजह से इसका जो कंप्लीट नेम है FTIR है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसे कहते हैं। पहले वाला डिस्पर्सिव इंफ्रारेड है, दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इसमें अब इसके पार्ट्स की बात आ जाती है। कहते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डबल बीम इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम बेसिक कंपोनेंट एज यूवी विजिबल। तो आईआर जो है, जो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसके वही पार्ट्स हैं जो यूवी विजिबल के हैं, उसकी वही तरतीब है। हाउ अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट में भी डिफरेंट इन दिस केस, लेकिन इसकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। पार्ट सेम है लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन से हैं जी? रेडिएशन सोर्स है, सैंपल कंपार्टमेंट है, ऑप्टिकल चैपर है, मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, रीड आउट डिवाइस है। यही चीजें यूवी विजिबल के अंदर थी, यानी कि ऑप्टिकल वेज का जिक्र नहीं है इसमें, सर्वो मोटर का जिक्र नहीं है, वो दूसरे में आएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो कॉमन सोर्स इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या है? ये है जी नर्स्ट फिलामेंट या ग्लोबर या ग्लोबार इसे कहते हैं। दिस इज द सोर्स है जी ये आईआर रेडिएशंस का। ये है जी नर्स फिलामेंट एंड ग्लोबार। और नर्स फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है? ये एक्साइड्स होते हैं जर्कोनियम के, थोरियम के या जिट्रियम के, ये नर्स फिलामेंट है। और ये क्या होता है? ये एक हॉलो रॉड होता है, अंदर से खाली रॉड होता है जिसका साइज 2 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर से लेकर 2 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ग्लोबार क्या होता है? ये सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड है और इसकी डायमीटर 7 मिलीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और जब इन्हें हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो 1000 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये रॉड जो हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते हैं, खारिज करते हैं। और कहते हैं नर्स फिलामेंट से हम जो मैक्सिमम
7100 पर सेंटीमीटर जो इंटेंसिटी की रेडिएशन हैं, इतने वेवलेंथ वेव नंबर रखने वाली वो पैदा कर सकते हैं। और ग्लोबार की मदद से 5500 से लेकर 5000 पर सेंटीमीटर तक जो रेडिएशन की वेव नंबर है या फ्रीक्वेंसी है वो हम पैदा कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में हम पार्ट्स की डिटेल देख रहे हैं, ये डायग्राम हम देख चुके हैं। इसके बाद कहते हैं इसमें क्या होता है, रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू बीम्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। मैंने शुरू में बता दिया है, टू बीम्स इक्वल इंटेंसिटी की यूज करेंगे, विच आर फोकस्ड इन सैम्पलिंग एरिया, उसको सैम्पलिंग एरिया की तरफ भेजेंगे। वन बीम पास थ्रू दी सैंपल, एक सैंपल में से बीम गुजरेगी, और दूसरी अदर सर्व एज द रेफरेंस बीम, दूसरी रेफरेंस बीम होगी, वो किसी चीज से पास नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन बाय सैंपल इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय डिफरेंस इन द इंटेंसिटी। और इनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सैंपल में से गुजरने वाली बीम लेस इंटेंस हो जाएगी और जो रेफरेंस बीम है वो किसी चीज में एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी ज्यादा होगी जो सर आपसे पूछना था कि ये प्रैक्टिकल्स कब तक है, लाइक आपने का मतलब ये रूम ऑक्युपाई किया? नहीं, वो रूम नहीं खाली मिला आपको? नहीं, वो एक्चुअली इंग्लिश फैन ज्यादा है, उस रूम की हालत ऐसी नहीं है ना कि वो लोग वहाँ क्लास रेंज करें हम लोग। तो जो है हमारा टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग हमें ये रूम दिया गया है। सही है, चले मैं इमरान साहब से बात कर लेता हूँ, आप बैठ जाइएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ मॉर्निंग में आप इधर बैठ जाइएगा, मैं इमरान साहब से बात करता हूँ, हमें कोई और रूम अरेंज करके दिया जाए। चलिए ठीक है। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा है कि उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ क्लास अगर ठीक यहाँ है, नहीं होगी तो हम चले वो अब फिलहाल आप कोई इधर ही और क्लास लें। हाँ, आप इधर ही ले लें क्लास। अच्छा जी, तो ये बात हम कर रहे थे, बीम जब पास करेगी, एक सैंपल में से पास करेगी और एक रेफरेंस में से, रेफरेंस बीम होगी वो किसी भी सैंपल में से या किसी भी कंपाउंड में से पास नहीं होगी। दिस इंटेंसिटी, और जब सैंपल में से बीम पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। दिस इंटेंसिटी difference is a dispersive infrared spectrophotometer. In a dispersive infrared spectrophotometer is usually measured by, कहते हैं जो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें ये जो डिफरेंस होगा ऑप्टिकल नल मेथड से मेजर किया जाएगा। इसमें क्या होता है, आफ्टर पासिंग द सैंपलिंग एरिया द रेफरेंस बीम passes थ्रू एन ऑप्टिकल वेज। ये डायग्राम में आपने देखा था, ये सैंपलिंग एरिया है ना, ये वाला, ये सैंपलिंग एरिया है, ये सोर्स से रेडिएशन आ रही है यहां तक, ये सैंपलिंग एरिया है, ये वाला, ये सारा सैंपलिंग एरिया से गुजरने के बाद ये जो बीम होगी, कहते हैं सॉरी, ये सारा सैंपलिंग एरिया, यहां से गुजरने के बाद कहते हैं ये बीम ऑप्टिकल वेज में से पास करेगी, जो रेफरेंस बीम है ऑप्टिकल वेज में से पास करेगी। ऑप्टिकल वेज विच लिमिट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट पासेस थ्रू इट। ऑप्टिकल वेज क्या करता है, इससे गुजरने वाली रेडिएशंस को कम कर देता है, यानी कि कुछ रेडिएशंस को रोक देता है। एज द वेज इज ड्रिवन इनटू द बीम, जब ये वेज बीम के रास्ते में आता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट पासेस थ्रू इट इज डिक्रीज्ड, जब इसमें से रेडिएशन जो गुजर रही होती है वो कम हो जाती है। The two beams are now reflected to the light chopping device, a segmental mirror। लाइट चॉपिंग डिवाइस क्या है, एक मिरर है, सेगमेंटल मिरर है, यानी कि सेगमेंट तो वैसे पार्ट्स को कहते हैं। तो ये एक शीशा है जिसमें शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं, एट द रेट ऑफ अबाउट, जो कि 10 साइकिल पर सेकंड के लिहाज से रोटेट कर रहे हैं। एज द चॉपर रोटेट इट काज द सैंपल बीम, जब चॉपर रोटेट करता है तो ये क्या करता है, सैंपल बीम को और रेफरेंस बीम को रिफ्लेक्ट करता है अल्टरनेटिवली मोनोक्रोमेटर की तरफ, विच सेंड द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज टू द डिटेक्टर। और वो जो मोनोक्रोमेटर होता है, ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं बारी बारी इन्हें डिटेक्टर की तरफ भेजता है। तो इसमें ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये देखें, यहां से सैंपल में से जो रेडिएशन गुजर के आई है ना,
ऑप्टिकल चॉपर ने इसको रिफ्लेक्ट करके, ऑप्टिकल चॉपर ने इसे आगे जाने देना है, इस मोनोक्रोमेटर की तरफ जाने देना है। ऑप्टिकल वेज ने क्या करना है, रेफरेंस बीम की जो इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी सैंपल में एब्जॉर्ब हुई है, ऑप्टिकल वेज ने उतनी ही इंटेंसिटी इसके अंदर मूव करके इसमें से ड्रॉ आउट कर लेनी है, यानी कि इसकी वो इंटेंसिटी कम कर देनी है। यानी कि यहां से आने वाली रेडिएशंस को भी उसी इंटेंसिटी का बना देना है जो सैंपल से आने वाली रेडिएशन है। इस वजह से इसे कह रहे हैं ऑप्टिकल नल मेथड, यानी कि उसने जो डिफरेंस है वो खत्म कर देना है ऑप्टिकल वेज ने। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट पासेस थ्रू इट इज डिक्रीज, इसने डिक्रीज कर देनी है रेडिएशन को। टू बीम्स आर नाउ रिफ्लेक्टेड टू लाइट चॉपिंग डिवाइस, लाइट चॉपिंग डिवाइस की तरफ दोनों बीम्स जब चली जाएंगी, एज चॉपर रोटेट करेगा, और ये क्या करेगा, काज द सैंपल बीम एंड रेफरेंस बीम टू रिफ्लेक्टेड अल्टरनेटिवली, ये सैंपल बीम और रेफरेंस बीम को अल्टरनेटिवली रिफ्लेक्ट करके मोनोक्रोमेटर की तरफ भेजेगा, और मोनोक्रोमेटर इसे आगे डिटेक्टर की तरफ भेजेगा। अब डिटेक्टर क्या करेगा, मजीद बात आगे चल के क्लियर होगी कि लाइट चॉपिंग डिवाइस क्या कर रहा है। डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, डिटेक्टर थर्मोकपल की बुनियाद पर वर्क करता है। थर्मोकपल पता क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट मेटल आपस में जुड़ी हुई हो, दो डिफरेंट मेटल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दो डिफरेंट मेटल की वायर्स आपस में जुड़ी होती हैं, उसे थर्मोकपल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इफ टू वायर ऑफ डिसिमिलर मेटल्स, एंटीमनी और बिस्मिथ दोनों को जोड़ा गया है, आर जॉइंट टुगेदर एट द एंड्स, किनारों से उन्हें जोड़ा हुआ है, एट डिफरेंट टेम्परेचर इज क्रिएटेड बिटवीन टू एंड्स एट द जंक्शन, अगर दोनों वायर्स के ऊपर जो जंक्शन है उसके दोनों साइडों पर, यानी कि जोड़ की दोनों साइडों पर अगर डिफरेंट बीम्स आके टकराएंगी, ले लो ये लगा हुआ है, चार्जिंग कुछ होगी होगी, अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी की बीम्स आके थर्मोकपल की दोनों साइडों पे मौजूद डिफरेंट मेटल के ऊपर जब टकराएंगी, तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पैदा होगा बिटवीन टू एंड्स एट द जंक्शन, जंक्शन की दोनों साइडों पे जहां जोड़ है, बिस्मिथ और एंटीमनी का जो जोड़ है उसकी दोनों साइडों पे डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल के ऊपर डिफरेंट हीट पैदा होगी, डिफरेंट टेम्परेचर पैदा होगा। जब डिफरेंट टेम्परेचर पैदा होगा तो इससे क्या होगा, एक करंट इज कास्ट टू फ्लो, करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर एक साइड को हीट अप कर दिया जाए किसी मेटल में, तो वहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो ठंडा कोना जो होता है, ठंडी साइड जो होती है, वहां इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करके एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम करंट कहेंगे, यानी कि करंट फ्लो करना शुरू कर दिया करंट ने। तो फिर क्या होगा, joined together at the ends and difference in the temperature is created between two ends at the junction and a current is caused to flow, current बहना शुरू हो जाएगा between the wires, thus a thermocouple detector convert the infrared energy into the current electrical energy। तो थर्मोकपल डिटेक्टर क्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आईआर के अंदर जो डिटेक्टर होता है वो थर्मोकपल होता है, जो कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं मोनोक्रोमेटर से निकलकर, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं उनको वो करंट में चेंज कर देगा, एंड करंट विल बी प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी, और करंट कितना पैदा होगा, विल बी प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द थर्मोकपल, थर्मोकपल के ऊपर जितनी रेडिएशन गिर रही है उस लिहाज से करंट उतना पैदा होगा। अब क्या होगा, व्हेन सैंपल हैज अब्सॉर्ब द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जब सैंपल ने खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्सॉर्ब कर ली हुई है, डिटेक्टर विल बी रिसीविंग अल्टरनेटिवली इंटेंस रेफरेंस बीम एंड वीक सैंपल बीम। ये मैं पहले बता चुका हूँ, रेफरेंस बीम इंटेंस होगी क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं हुई, और जो सैंपल बीम होगी वो लेस इंटेंस होगी क्योंकि उसका एक पोर्शन अब्सॉर्ब हो चुका है। तो दिस विल इन इफेक्ट लीड टू द अल्टरनेटिंग करंट, इस वजह से थर्मोकपल के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा। इस अल्टरनेटिंग करंट को एम्पलीफायर की तरफ भेजेंगे, एम्पलीफायर सो डिजाइंड ओनली अल्टरनेटिंग करंट इज एम्पलीफाइड, ये अल्टरनेटिंग करंट को एम्पलीफाई करेगा, और ये क्या करेगा, एम्पलीफायर इज कपल्ड टू स्मॉल सर्वो मोटर। एम्पलीफायर क्या है, ये सर्वो मोटर के साथ जुड़ा हुआ है। एम्पलीफायर ये देखें, ये सर्वो मोटर के साथ जुड़ा हुआ है, ये सर्वो मोटर है। एम्पलीफायर सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट होने की वजह से अब क्या होगा,
विच ड्राइव द ऑप्टिकल वेज, ये ऑप्टिकल वेज को ड्राइव करेगी इनटू द रेफरेंस बीम, रेफरेंस बीम के रास्ते में, until डिटेक्टर रिसीव द रेडिएशन ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, यहां तक कि डिटेक्टर तक रेडिएशन एक जैसी इंटेंसिटी की पहुंचना शुरू हो जाएंगी सैंपल और रेफरेंस बीम में। ये है कि सर्वो मोटर को यूज करते हुए हमने क्या किया, ऑप्टिकल वेज को रेफरेंस बीम के रास्ते में उतनी देर तक रोके रखा कि उसने उतनी इंटेंसिटी रेफरेंस बीम की एब्जॉर्ब कर ली जितनी इंटेंसिटी सैंपल ने एब्जॉर्ब की थी। और वो कैसे उसे पता चला कि कितनी इंटेंसिटी इसमें से ड्रैग करनी है, कितनी देर के लिए रेडिएशन, कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है, वो तो थर्मोकपल ने जो करंट पैदा किया था उसकी मदद से पता चला कि इतना अल्टरनेटिंग करंट है, इतना दोनों में डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उतनी रेडिएशन सर्वो मोटर को यूज करते हुए ऑप्टिकल वेज उसमें से विड्रॉ कर लेगा। और इस तरह क्या होगा, डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ टू बीम इज जीरो, डिफरेंस जीरो हो जाएगा यानी नल हो जाएगा। इन अदर वर्ड इंस्ट्रूमेंट इज एट द ऑप्टिकल नल, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, नल हो गया है, इनका डिफरेंस ऑप्टिकल नल हो गया है। द वेज इज कपल्ड टू द रिकॉर्डर पेन, और वेज जो है वो जब ड्रैग होगा ना उसमें, ऐसे देखें वेज ऐसे बार बार रास्ते के अंदर आएगा ना जब रेफरेंस बीम में, जब उसके रास्ते में वो उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए मूव करेगा तो उसके साथ एक पेन लगा हुआ है, वो लाइन लगाएगा, फिर इंटेंसिटी ऑब्जॉर्व कर ली है, अब बराबर इंटेंसिटी होगी है, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर हाई इंटेंसिटी आएगी, फिर ड्रैग करेगा। यानी जितनी दफा ऑप्टिकल वेज नीचे ऐसे बार बार मूव करता जाएगा तो उसके पीछे पेपर और पेन है और उसके ऊपर लाइनें लगती जाएंगी और इस तरह से रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल नल मेथड, जो कि ऑप्टिकल वेज उसको रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी को कम करने के लिए बार बार मूव कर रहा है। तो आगे थर्मोकपल तक जो अब करंट जाएगा, अब वो यानी कि थर्मोकपल तक डायरेक्ट करंट जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करंट तब जाएगा जब ऑप्टिकल वेज तक ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। ऑप्टिकल वेज तक थर्मो मोटर तक अल्टरनेटिंग करंट आएगा, वो अल्टरनेटिंग करंट को न्यूट्रल करने के लिए यानी कि आप नल करने के लिए डिफरेंस को ऑप्टिकल वेज को मूव करवाता रहेगा। तो ऑप्टिकल वेज बार बार मूव करेगा ताकि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता रहे, और इस तरह से वो आप वेज के साथ, मैंने बताया ना ऐसे वेज आप डायग्राम में अगर देखें, ये वेज है, दिस इज वेज, इस वेज के पीछे यहाँ पे पेन लगा हुआ है और इसके पीछे ही एक पेपर चल रहा है, उसके ऊपर लाइनें लगती जाएंगी और बकायदा ग्राफ बनता चला जाएगा और जो रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को हम कहेंगे, ये जो लाइनें लगती जाएंगी इस ग्राफ को हम कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रम। इस तरह से दिस इज आईआर स्पेक्ट्रम, इस शक्ल में ऐसे ऐसे लाइनें लगती जाएंगी, ये आईआर स्पेक्ट्रम बनता चला जाएगा। और इस इन बीम से हमें पता चलेगा, मतलब ये लाइनें लगी थी, ये पता चल गया कि ये सी एच बाड की इंटेंसिटी है, इसके अंदर सी एच बाड है। और ऐसे लाइनें लगेंगी, पता चल जाएगा यहाँ पे ये 1400 से 1600 के दरमियान ये पीक आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सी एच बाड मौजूद है। ये और यहाँ सी एच बाड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही थी, यहाँ डीफॉर्मेशन यानी बेंडिंग वाइब्रेशन हो रही है। इस तरह से पता चल जाएगा। ये थी इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह अगर लेक्चर आप 2-3 दफा सुनते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।